नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव जो पेंशन विभाग द्वारा किया गया है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो ये दोस्तों, यह जो नियमों में बदलाव किया गया है, तो इससे जो है वो किन पेंशन धारकों को लाभ मिलने वाला है, कितना लाभ जो है वो मिलने वाला है, तो इसके लिए आप जो है वो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और ईपीएस पेंशन स्कीम में भी जो बदलाव किए गए हैं, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन नियमों में ये जो बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है, तो इसके लिए पेंशन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेंशन नियमों के बदलाव के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। पर उससे पहले पेंशन से जुड़ी हुई हर जानकारी को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते का जो क्विज है, तो उस क्विज के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। इस क्विज में मैंने आपको कुछ सवाल पूछे हैं। अगर आप इस क्विज में शामिल होकर सवालों का जवाब देते हैं, तो आप में से मैं 2 विनर चुनूंगा और इन दोनों विनर को 51 रुपए का प्राइज भी दिया जाएगा। इस क्विज में शामिल होने के लिए वीडियो के अंत में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। उस जानकारी को जानकर आप इस क्विज में जो है वो शामिल हो सकते हैं और 51 रुपए का प्राइज भी जीत सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये जो क्विज है, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपकी नॉलेज में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हो सके और हो सके कि इस क्विज के जो है वो आप विनर भी हो सके। तो ये दोस्तों, सरकार द्वारा पेंशन के नियमों में जो बड़ा बदलाव किया गया है, तो इसकी वजह से किन कर्मचारियों को, किन फैमिली पेंशनर्स को लाभ होने वाला है, कितना लाभ होने वाला है, साथ में ईपीएस पेंशन स्कीम में जो नियमों में बदलाव किया गया है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशन नियम में सरकार ने किया अहम बदलाव, मिलेगा यह लाभ। तो जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद अब किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर उसके आश्रितों या परिजनों को प्रोविजनल पेंशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने सीसीएस नियम 1972 के नियम 80A के अंतर्गत कुछ प्रावधानों में ढील दे दी है, ताकि क्लेम करते समय समस्या न आए। सरकार ने इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। अभी तक प्रचलित नियम के अनुसार फॉर्म नंबर 14 के साथ अगर संबंधित कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक संबंधी विवरण आदि दिया जाता है और इन कागजातों से मुख्यालय को आपत्ति नहीं है, तो फैमिली पेंशन की राशि उसी समय जारी कर दी जाती है। हालांकि मृत्यु होने की दशा में ग्रेजुएटी जारी किए जाने के नियमों में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर किसी कर्मचारी की प्रोविजनल पेंशन अधिक बन गई है, तो बाद में इस राशि को मृत्यु ग्रेजुएटी से बनने वाली राशि से काट कर समायोजित कर लिया जाएगा। सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए अब यह नया नियम बनाया गया है कि यदि सेवा काल की अवधि में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों परिजनों को प्रोविजनल पेंशन का तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। इस केस में फाइनल ऑपरेशनल कैजुअलिटी की रिपोर्ट के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि इससे जो है वो कर्मचारियों को यह फायदा जो है वो होने वाला है। नए नियमों के बाद अब कर्मचारी के परिजनों को कई सुविधाएं मिलेगी। किसी कर्मचारी का सेवा काल जितने भी समय का रहा हो, पेंशन के भुगतान में यह बात अब आड़े नहीं आएगी। पेंशन की राशि जारी होने के लिए अब सेवा की जांच भी अनिवार्य नहीं है। अभी तक केवल ग्रेजुएटी के मामले में सेवा काल को देखा जा रहा है। अगर किसी कर्मचारी पर कुछ ड्यू निकलता है, तो वह राशि मृत्यु ग्रेजुएटी में से काट ली जाएगी। मंजूर हुई पेंशन का भुगतान आरंभ में कर्मचारी की मौत की तारीख से 6 माह के बाद तक जारी किया जाएगा। वेतन और लेखा विभाग की सलाह एवं एचओडी की मंजूरी के साथ ही इस प्रकार की इंटरिम फैमिली पेंशन की अवधि को एक बार में 6 माह से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। तो जी दोस्तों, अभी जो मौजूदा समय में जो व्यवस्था है, तो वो कौन सी है, तो वो भी अभी हम जान लेते हैं। सिविल सर्विस कोड के अनुसार मौजूदा नियम में यह सेवा की अवधि के दौरान यदि किसी शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामित या फिर परिजनों को उसकी पेंशन की राशि एवं डेथ ग्रेजुएटी की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। ऐसे में मृतक के परिजनों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है।
विभाग का प्रमुख इस प्रोविजनल पेंशन के भुगतान को स्वीकृत करता है। नियम 80 के अंतर्गत विभाग प्रमुख लेखा एवं भुगतान शाखा के पास उस प्रकरण को भेजता है। यह आवेदक से कई प्रकार के कागजात मांगे जाते हैं। इन्हें जुटाना कठिन होता है। यदि इन्हें प्रस्तुत कर भी दिया जाए तो भी राशि प्राप्त करने में लंबा समय लग जाता है। चूंकि इन प्रकरणों की अधिकता होती है, ऐसे में इनके निपटारे में कुछ वक्त लग जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि नियम 54(2) के सीसीएस पेंशन नियम के तहत पेंशन की राशि उसे भी दी जाएगी जिनकी सेवा की अवधि 1 साल से भी कम होती है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो पारिवारिक पेंशन के नियम है तो उसे भी आपको जानना जो है वो बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए यह जो नियम है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में यह प्रावधान है कि पारिवारिक पेंशन मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी केंद्रीय कर्मचारी की विधवा या फिर विधवा को दी जाती है। यह भी उन कर्मचारियों के परिजनों को जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है। लेकिन सेंट्रल एम्प्लॉय यानी केंद्रीय कर्मचारियों के निधन के समय यदि कर्मचारी की संतान की आयु 25 साल से कम है तो वह भी पारिवारिक पेंशन के पात्र है। जब तक उस संतान का विवाह नहीं हो जाता तब तक उसे यह फैमिली पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशन जिसे हम कहते हैं तो वो दी जाती है। दूसरी शर्त यह है कि जब तक उसकी मासिक आय 9,000 रुपए से कम है उसे पेंशन मिलेगी। 9,000 रुपए से अधिक आय होने पर यह पात्रता समाप्त हो जाती है। यदि दिवंगत कर्मचारी की बेटी अविवाहित है, विधवा या तलाकशुदा है तो ऐसे में भी वह पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। यह पारिवारिक पेंशन योजना के नियम केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसे कर्मचारियों समेत शेष समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लागू होते हैं। अब बदले हुए नियम का इन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। तो यह दोस्तों यहाँ पर अभी जान लेते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना में जो नियमों में बदलाव किया गया है तो इससे जो है वो क्या फायदा हो सकता है। तो यह दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। इसका संचालन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। योजना के तहत 58 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। हालांकि इस योजना का लाभ तभी लिया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की है। इसमें लगातार नौकरी करना जरूरी नहीं है। आप अलग अलग कंपनियों में भी 10 साल तक जो है वो नौकरी करेंगे तो आपको जो है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत जो है वो पेंशन मिल सकती है। ईपीएफओ की ओर से ईपीएस को 1995 में लॉन्च किया गया था जिसमें तत्कालीन और नए ईपीएफ सदस्य को शामिल होने की अनुमति थी। लेकिन बाद में इस योजना में बदलाव कर दिया गया। नए नियम के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 1 सितंबर 2014 के बाद कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल हुआ है और उसकी सैलरी 15,000 रुपए से अधिक है, यह जो सैलरी यहाँ पर बताई गई है तो वो कर्मचारी की बेसिक प्लस डीए को मिलाकर अगर 15,000 रुपए होती है तो ऐसे कर्मचारियों को ईपीएस पेंशन स्कीम में यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता। सरकार की तरफ से 22 अगस्त 2014 को जारी की गई अधिसूचना के माध्यम से ईपीएफ और ईपीएस योजना से संबंधित नियमों में संशोधन का ऐलान किया था। 1 सितंबर 2014 से प्रभावी नियमों के मुताबिक योजना में 2 बदलाव किए गए, जिसमें यहाँ पर पहला बदलाव है भविष्य निधि योजना में शामिल होने के लिए मासिक वेतन सीमा को 6,500 प्रति महीने से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। दूसरा, उन लोगों को पेंशन योजना में शामिल होने से रोक दिया गया है जिनका मासिक वेतन योजना में शामिल होने के समय 15,000 रुपए से अधिक है। इस योजना के उद्देश्य से सैलरी में से मूल वेतन और महंगाई भत्ता यानी डीए को जोड़ा जाता है। इसलिए संशोधित नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन और डीए मिलाकर 15,000 रुपए महीने से अधिक है तो वह ईपीएस योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। ईपीएस से कैसे जुड़ सकते हैं? तो जी दोस्तों, ये जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है तो इसमें जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी है तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं तो वो अभी हम जान लेते हैं। आपको ईपीएफओ का सदस्य होना होगा। 10 साल नौकरी किया जाना अनिवार्य है। 58 साल की आयु जरूरी है। आप 50 वर्ष की आयु होने पर कम दर पर अपना ईपीएस निकाल सकते हैं। आप दोनों साल यानी 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को टाल सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। ईपीएस के क्या फायदे हैं? तो जी दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के जो फायदे हैं तो वो भी अभी हम जान लेते हैं।
योजना का सदस्य 58 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ के लिए पात्र हो जाता है। यदि कोई सदस्य 58 साल की उम्र से पहले 10 साल तक सेवा में नहीं रहा है, तो वह फॉर्म 10C भरकर 58 साल की उम्र होने पर पूरी पेंशन की राशि जो है वो निकाल सकता है, मगर उसे सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। ईपीएफओ का कोई सदस्य जो दुर्भाग्यवश पूरी तरह से और स्थायी रूप से विकलांग हो जाए, तो उसे मासिक पेंशन मिलेगी, चाहे उसने जरूरी 10 साल नौकरी की है या नहीं की है। तो जी हाँ, अभी पेंशन की जो गणना है तो वो कैसे की जाती है, तो वो भी अभी हम जान लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको ईपीएस योजना के तहत मासिक पेंशन कितना मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पेंशन योग्य वेतन और आपने कितने साल तक पेंशन योग्य सेवा दी है। किसी भी पीएफ खाता धारक सदस्य की मासिक पेंशन राशि का कैलकुलेशन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नौकरी के साथ डिवाइडेड बाय 70 के आधार पर किया जाता है। किसी भी पीएफ खाता धारक का पेंशन योग्य वेतन उसके पिछले 12 महीने के मासिक वेतन का औसत होता है। पर यहाँ पर अभी इस नियम में भी बदलाव कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर 12 महीने के बजाय जो है वो ईपीएफओ द्वारा यह जो वेतन है तो वो 60 महीने के औसत पर यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। वही ईपीएफ सदस्यों की वास्तविक सेवा अवधि ही पेंशन योग्य सेवा के रूप में मानी जाती है। पेंशन योग्य अवधि की गणना के लिए समय विभिन्न नियोक्ताओं और कंपनियों में की गई नौकरी की अवधि को जोड़ा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार द्वारा ये जो पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, तो इससे जो है वो भी कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस के नियमों में ये जो बदलाव किया गया है, तो यहाँ पर 2014 के बाद जो है वो 1 सितंबर 2014 के बाद जो है वो जिन कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे कर्मचारी ईपीएस पेंशन स्कीम में जो है वो शामिल नहीं हो सकते। यहाँ पर साथ में जो सरकारी कर्मचारी है, तो उनके लिए जो मिलने वाली पारिवारिक पेंशन है, तो उसमें भी यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इस बदले हुए नियमों के अनुसार जो पारिवारिक पेंशनर्स है, तो उनको जो है वो फायदा मिल सकता है, जिससे जो है वो सरकार द्वारा जो पेंशन आवेदन करने के जो नियम है, तो उसमें जो है वो ढील दे दी गई है, जिससे जो है वो लाखों कर्मचारियों के परिजनों को जो है वो इसका फायदा मिल सकता है। तो यह दोस्तों, पेंशन नियमों में ये जो पेंशन विभाग द्वारा ये जो बड़ा बदलाव किया गया था, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते की जो क्विज है, तो उस क्विज के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी ले लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस क्विज में जो है मैंने आपको कुछ सवाल पूछे हैं, तो इस सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में मैंने ये जो सवाल पूछे हैं, तो इनमें आपको जो आपके जवाब देने हैं। आप जो भी सही जवाब यहाँ पर देंगे तो आपको जो है वो यहाँ पर 1 पॉइंट मिल जाएगा, यानी आपने जो जवाब दिया है वो आपको उसी समय पता चल जाएगा कि आपने जो जवाब दिया है वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो कुल मिला के 3 सवाल मैंने आपको पूछे हैं, तो इसका जवाब जो आपको इस क्विज में देना है। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं कि इस क्विज में आप किस तरह से अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस क्विज में ये जो 3 सवाल पूछे हुए हैं, तो इनका आपको जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर सभी जवाब आपको सबमिट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो इस वीडियो की लिंक पर आपको जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो वीडियो ओपन हो जाएगा, तो उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, तो उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके लेना है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर ये सारे सवालों के जवाब दे दिए और आपने वीडियो के नीचे अगर कमेंट नहीं किया, तो आपको जो है वो क्विज में पार्टिसिपेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो भी इस क्विज में सभी सवालों का जवाब देकर वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो उनको ही इस क्विज में जो है वो कंसिडर किया जाएगा। और जो भी इस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनमें से 2 विनर जो है वो रैंडमली चुने जाएंगे, और इन दोनों विनर को 51 रुपए का प्राइज भी दे दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो 2 लकी विनर होंगे, तो उनको जो है वो रैंडमली चुन के मैं 51 रुपए का प्राइज भी दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो क्विज है, तो इसके नीचे आपको, अगर आप ये फोन पर ओपन करेंगे, तो नीचे आपको एक शेयर का बटन मिल जाएगा, तो इसे जो आपको फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करना है,
ताकि इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हो सके और इस क्विज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्विज़ का मकसद ये है कि आपका जो नॉलेज है तो उसमें बढ़ोतरी हो सके और साथ में आपको जो है वो कुछ प्राइज़ राशि भी मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्विज़ में जो सवाल आपको पूछे गए हैं, अगर उनका जवाब आपको पता नहीं है तो आप जो है वो यहाँ पर एक सर्च का बटन भी दिया हुआ है, तो उसमें आप जो है वो जवाब ढूँढकर इसमें जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके नॉलेज में बढ़ोतरी भी होगी और आप इस क्विज़ में जो है वो सभी सवालों का जवाब भी दे पाएँगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो क्विज़ मैंने आपके लिए आयोजित की थी, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी। जो भी आपकी राय इस क्विज़ के बारे में बनती है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट के माध्यम से मुझे आप कर सकते हैं। साथ में आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है जिसे आप इस क्विज़ में शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर जाकर आप जो है वो आपका जो सवाल है उसे मुझे भेज सकते हैं। साथ में आपको उस सवाल का सही जो जवाब है तो वो भी भेजना है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस हफ्ते का जो क्विज़ है तो उसी क्विज़ के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।